बैंक का सवाल। स्वागत है आपका आज के इस बहुत जबरदस्त और बड़े एडिशन में। जनाब 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते लालू का लाल आएगा। क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। क्यों उठाना बंद कर दिया ईवीएम का मुद्दा? यानी अगर तब आप एसआईआर उठा रहे हैं, इसका मतलब आपने ईवीएम हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, एक माइक, दो माइक, तीन माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। ऐसे आपने नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। बिहार की सियासी बयार अब खुलकर वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कोई मुसलमान डिप्टी सीएम की बात कर रहा है तो कोई यह कह रहा है कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है, तो बीजेपी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। और यह पूरी सियासी कहानी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि बिहार में दूसरे और फाइनल राउंड की वोटिंग में सीमांचल का वो क्षेत्र भी शामिल है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। यह वो इलाका है जहां मुस्लिम वोट सबसे निर्णायक माना जाता है और यह इलाका ओवैसी का गढ़ भी माना जाता है। बिहार की आबादी में करीब 18% मुस्लिम शामिल है और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा सीमांचल में है। लेकिन बिहार में चुनावी सियासत के बीच वंदे मातरम पर भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे और वंदे मातरम के महत्वपूर्ण लाइनों को भी अलग कर दिया था। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या विपक्ष की पूरी सियासत वोट बैंक के आधार पर तय हो रही है? योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री भी, अमित शाह भी पटना में कैंप करे हुए हैं। आज जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, चुनावी चाल, वोट बैंक का सवाल। स्वागत है आपका आज के इस बहुत जबरदस्त और बड़े एडिशन में। वंदे वंदे बिहार की सियासी जंग अब खुलकर वोट बैंक के मुद्दे पर आ गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं। आरजेडी कांग्रेस को जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं पूरे देश में रैली निकाल दें दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। विपक्षी गठबंधन इस बात पर भी घिर रहा है कि करीब 3% वाली मल्लाह आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। करीब 14% वाले यादव समुदाय से आने वाले तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया। तो फिर 18% वाले मुस्लिम समाज को इग्नोर क्यों किया गया? हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं उनके तेलंगाना में जो है वो क्यों नहीं उन्होंने उस समय जो है जिसके साथ वो खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे थे तो वो ज्ञान दिया था, जो एक वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी हटवा दिया। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नया सियासी ट्विस्ट ला दिया है। जो भी हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। इस बीच वंदे मातरम और जन गण मन पर भी भारी सियासी उबाल है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। 1937 में
वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। 1937 में पंडित नेहरू की अगुवाई वाली कमेटी ने वंदे मातरम के 7 में से 5 छंदों को हटा दिया था। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक अबू आजमी मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं, तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अबू आजमी के घर से 100 मीटर की दूरी पर वंदे मातरम का गीत गाया। उन्होंने वंदे मातरम को विरोध किया है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे ऐसा कहा है। इसीलिए हमने उस कार्यक्रम का आयोजन उनके घर के नजदीक किया कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस भूमि का नमन और वंदन करने की आपत्ति इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं होनी चाहिए, अबू आजमी को भी नहीं होनी चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष की हर सियासी चाल मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर तय होती है? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी चाल, वोट बैंक का सवाल। तो आज बड़े मुद्दे आपके सामने हैं, लेकिन मेहमान कौन कौन से आइए परिचय करा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता फराज किदवई साहब का, सोमनाथ भारती पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, 2 टाइम के एमएलए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मनोज सिंह हैं, मैट्रिक्स के चेयरमैन हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर, और मेरे युवा मित्रों का, जनता जनार्दन का जोरदार स्वागत है। फर्स्ट राउंड में आपको एडवांटेज किसकी दिख रही है सतीश के सिंह? फर्स्ट राउंड में एडवांटेज किसकी दिख रही है? देखिए इस चुनाव के मेरे इस चुनाव एक मिनट इस चुनाव का एक लाइन हाँ, एकमात्र विजेता नीतीश कुमार है, जिन्होंने बीजेपी को अपने आप में सरेंडर करा दिया बीजेपी को। अरे तब नीतीश, फराज किदवई नीतीश बोल रहा हूँ। नीतीश पहला राउंड आपको किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, 14 नवंबर को लालू का लाल शपथ लेगा। लालू का लाल। सुधांशु त्रिवेदी, पहले राउंड में क्या लग रहा है आपको? 14 नवंबर किसका नंबर? 14 नवंबर एनडीए शानदार तरीके से आ रहा है और बाल दिवस पर बाल बुद्धि वाले छाती पीटते नजर आएंगे। सोमनाथ भारती, देखिए कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, कोई अलायंस जीते कोई अलायंस हारे, बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? आपको कोई लेना देना नहीं है। बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? केजरीवाल जी प्रचार करने जाएंगे, ये तो बता दीजिए। क्या बोल रहा हूं आपको? केजरीवाल जी बिहार में प्रचार करने जाएंगे, हाँ या ना? सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? अरे बिहार तो जीतेगा ही, चुनाव के बाद लोकतंत्र तो जीतेगा ही। मैं पूछ रहा हूं आपसे, केजरीवाल जी जाएंगे? आप अपनी पार्टी के नेता का जवाब तो दे नहीं रहे। केजरीवाल जाएंगे नहीं जाएंगे? प्लान बंद हो जाएगा। अरे केजरीवाल जी मुझे चंडीगढ़ से जाएंगे या दिल्ली से जाएंगे? के स्कूल ठीक होंगे ये चिंता मुझे। केजरीवाल जी जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या वहाँ के बच्चों को अरे आप बता क्यों नहीं रहे हैं? हम बोल कुछ रहे हैं, सुनना कुछ। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी जाएंगे प्रचार करने के लिए बिहार में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी जाएंगे? मैंने क्या कहा? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी नहीं जाएंगे। धरने से चलिए ओके ढलना ऐसा, केजरीवाल जी नहीं जा रहे। ओके मनोज सिंह, क्या पहले राउंड में क्या हो रहा है? चुनाव में बिहार की महिलाएं जीतेंगी, बिहार का बेरोजगार जीतेगा। एडवांटेज किसका पहला राउंड? एडवांटेज एनडीए को मिलेगा। एनडीए को मिलेगा आपको लगता है? चलिए अब रैपिड फायर राउंड है। सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष पर वोट बैंक वाला आरोप बीजेपी की ध्रुवीकरण की चाल है, हाँ या नहीं? बीजेपी अपना खेल खेलती है इसमें, हाँ या ना? सरासर गलत है भाई। बीजेपी चुनाव जीतती है अपने दम पे। ओके 282 हमारे पहली बार आए थे तब तो इनकी सरकार थी। मोदी जी के लगातार 3 बार 2/3 बहुमत मिला तो इनकी सरकार थी। इसलिए अब खिसियाहट और बौखलाहट में इस जंग की जरयत कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को फंसा दिया है, हाँ या ना? जो फंसा हुआ है दूसरे क्या फंसाएगा। ओके फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम सबके लिए जरूरी है या नहीं है, हाँ या ना? देखिए जो सवाल दोबारा सुन लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। वंदे मातरम सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? वंदे मातरम गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए? वंदे मातरम मैं बोल रहा हूं, वंदे मातरम। अबू आसिम आजमी गाएंगे? वंदे मातरम। अबू आसिम आजमी बोलेंगे वंदे मातरम? वो उनसे पूछिए। अरे उनसे पूछिए। बहुत बढ़िया। ओके अच्छा, अबू आजमी और आजम खान में से समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदायक कौन है? दोनों बहुत फायदेमंद हैं। बहुत बढ़िया, दोनों बहुत फायदेमंद है। अभी कह रहे फायदेमंद है। सतीश के सिंह,
क्या जनगण मन अंग्रेजों के स्वागत में लिखा गया था, हाँ या नहीं? मुझे नहीं लगता, मुझे तो राष्ट्रगान लगता है, इसलिए अच्छा है। ओके, वोट चोरी का आरोप लगाने वाला महागठबंधन अगर बिहार जीता तो कुर्सी ठुकराकर छोड़ देगा। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तब भी उसने जो है राहुल गांधी ने आरोप लगाया। ये कोई बात नहीं होती। एक जगह चोरी, एक जगह के विक्ट्री से फर्क नहीं। सोमनाथ भारती, SIR का विरोध घुसपैठियों के पक्ष में माहौल बनाना है। देखिए कितने घुसपैठिया निकले इतने बड़े एक्सरसाइज के बाद, 389। क्या बिहार में प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल होंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, सुधांशु चतुर्वेदी, मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपको देता हूं 60 सेकंड के लिए और आपसे जानने की कोशिश करता हूं। आखिरकार SIR को लेकर बड़ा बवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों की पूरी को बचाने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जिसे एटम बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बड़ा किस्सों में आ रहा है, जबकि बम का धमाका तो एक ही बार में होता है। देखिए, वो पहले गए थे मलेशिया, वहां गए थे, मलेशिया में भी लंकावी गए थे। आप में से किसी को पता है कि लंकावी जाने के पीछे क्या था? वहां पे भी एक भारतीय नागरिक रहता है जो भारत से निष्कासित है, शांति का मसीहा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया। अब ये महज संयोग था, कोई बात नहीं, लौट के आए, उन्होंने कहा मैं धमाका करूंगा, फिर इतना सा बोला। अब शक ये होता है कि शायद जितना दिया गया बाहर से उतना आके बोल दिया। फिर गए कोलंबिया और लौट के आए, फिर उनको बताया गया इतना, शायद अब उतना बोल दिया। इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और मजे की बात ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? भाई साहब, चुनाव है बिहार का और वो हरियाणा पे बता रहे हैं। ऐसा लगता है राजद में तो एक कोई हरियाणा वाले आ गए हैं जो बिहार में हस्तक्षेप करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस में भी कोई हरियाणा वाला आ गया जो बिहार में आके बता रहा है। मगर हरियाणा की भी बात छोड़िए, बताइए, हरियाणा का कोई नेता नहीं बोल रहा है इसके बारे में, ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसा ही पहले कर्नाटक के बारे में किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना सीएम ने बोला, डिप्टी सीएम ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से। तो राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? उनके प्रदेश के नेताओं से ज्यादा समझदार वो हैं। और न कर्नाटक के बारे में कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में हुई। दिल्ली में स्टेज सेट किया जाता है बार बार फ्यूज हो चुके एक मिसाइल को बार बार लॉन्च करने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अम्मा मियां आपकी तो सरकार हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाई थी। मैं विनम्रता और चुनौती से दर्शकों से कहता हूं 1974 का जो परमाणु विस्फोट था, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने बम बनाया। उसने कहा जी हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। 98 में जो वाजपेयी सरकार ने कहा था, हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। ये दोनों में अंतर था और हमने उसमें हाइड्रोजन बम भी किया था। अब आते हैं इसके ऊपर। भाई साहब, डर उनको लग रहा है जिनके अरमान उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश को लेकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत के वोटर पे बात करते हैं, दूसरे देश के वोटर पे बात ही नहीं करते हैं। यानी कारण क्या है? हमारे यहां तो नेता भी विदेश से आ जाते हैं, विदेशी मूल के भी आ जाते हैं, और वोटर भी विदेशी मूल के आ जाते हैं, और देश के अंदर लड़ाई करवाने की व्यवस्था कराते हैं। और मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस ने SIR के लिए किया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो तो बात पूरी तरीके से और साबित हो रही है कि और ज्यादा आवश्यकता है। परंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आपने जितनी बातें की उसमें आधी तो फर्जी निकल गई। और यह भी एक मजेदार बात सोचिए, वो ब्राजीलियन मॉडल, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी ने पूछा एनीबडी कैन गेस हु इज शी, तो कोई पत्रकार नहीं बता पाया। तो पहले बताइए राहुल गांधी जी की टीम में कौन था जो ब्राजीलियन मॉडल को पहचानता था? जी, ये वही पहचानेगा जो कोलंबिया से लेकर ब्राजील तक घूमता था। जी, तो इसीलिए मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके लगातार बम वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का एक मंत्री था ना जो कहता मेरे पास पाव पाव भर के बम है, वो अब्दुल राशिद नाम था। तो ये छटाक भर का जो